नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक शुरुआत जो कि हमने और आपने मिल करके की थी आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्यास सत्र के अंतर्गत, जिसमें हमने आपसे ये वादा किया था कि जब तक आपकी परीक्षा या जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम आपके सामने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तो साथियों, आज उस कड़ी में हम लोग एक नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं। साथियों, आज हम लोगों की ये 50वीं क्लास है, यानी कि आज हम लोगों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। तो इस अर्धशतक के उपलक्ष्य में हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने हमें अपनी क्लास के दौरान अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और अपना स्नेह आशीष कमेंट के रूप में हमें यूं ही प्रदान करते रहे। मेरा उन सभी मेरे छात्रों को, छोटे भाइयों को और प्रियजनों को क्या कहते हैं, एक प्रकार से अभिनंदन वंदन। मैं हाथ जोड़ करके आपसे इस बात के लिए गुजारिश करता हूं कि आपने हमें ये जो सहयोग प्रदान किया है, ये सहयोग आप अनवरत रूप से हमें आगे प्रदान करते रहेंगे और हम इसी प्रकार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ठीक है, आपके सामने और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आकर के उपस्थित होते रहेंगे, जिससे कि परीक्षा के लिए कोई भी जो छोटी से छोटी भी तैयारी है उसमें आपको किसी प्रकार के लिए मुसीबतों का या कष्टों का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, आज के 50वें अंक में हम आपके सामने उपस्थित हैं और कुछ नवीन प्रश्नों के साथ। उन प्रश्नों पर हम अपने संवाद के कार्यक्रम को प्रारंभ करें उससे पहले एक बार फिर से मैं अपने सभी उन छात्रों से जो पूर्व में किसी न किसी सरकारी भर्ती सेवा में चयनित हो चुके हैं और उनका लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए डीवीआर के लिए अगर उनका कॉल आ गया है, तो मैं उन सब से ये निवेदन करूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने छोटे भाइयों के या आपके साथ जो अन्य साथी आपके परीक्षा के लिए अपीयर हुए हैं, जो अभी सरकारी नौकरी को नहीं पा सके हैं, उनके भविष्य को देखते हुए आप इस डीवीआर के अभियान को स्किप करके, और जो हमारे और विभिन्न संस्थानों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि एक बेरोजगार को नौकरी, एक घर की खुशी, ठीक है, इसके तहत आप इसमें सहभागी बन करके और किसी की खुशियों का कारण बने, ठीक है। तो एक बार फिर से इस अभियान को हम अपने आज के अंक में आज के अंक में आपसे निवेदन के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि जो पूर्व में किसी न किसी सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो इस लेखपाल के डीवीआर का जो कार्यक्रम चल रहा है इसको स्किप करके और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो आइए साथियों, इसी वादे के साथ कि हम और आप मिल करके अपने इस संवाद के कार्यक्रम को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। और आज जो हम लोगों का सफ़र ये 50 अंकों तक पहुंचा है, आशा करता हूं कि 100 अंक तक पहुंचने से पूर्व ही आप पेपर में अपीयर हो जाएं, आपको पेपर देने को मिल जाए। ऐसी उम्मीद के साथ आज के अंक की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, जुड़ जाइए आप सभी हमारे साथ, कागज और कलम के साथ अपनी स्थान को सुनिश्चित कर लें और चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है साथियों? देखिए, जल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सलिल, बी वारी, सी नीर और डी पयोधर। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पयोधर। पयोधर को जब आप देखोगे तो ये शब्द बनेगा पयः धन धर, ठीक है, पयः धन धर। तो पयः धन धर यानी जल को धारण करने वाला, यानी पयोधर यानी किसका बन जाएगा? जल को धारण करने वाला बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। पयोधि या पयोधर किसका? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, जल की बात करें
करेंगे तो ये पया शब्द जो होगा, पया शब्द किसका हो जाएगा? जल का हो जाएगा। पया शब्द जल का हो जाएगा, जबकि पयोदर समुद्र का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा वाक्य का उदाहरण है, यानी ये जो वाक्य दिया हुआ है मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमने आपको बताया है इस वाक्य को अगर आप पढ़ोगे, मुझसे चला नहीं जाता, तो इस वाक्य को पढ़ने पर यह वाक्य किसका बोध कराता है? साथियों असमर्थता का भाव देता है, असमर्थता का बोध कराता है। और हमने आपको बता रखा है यदि किसी वाक्य में असमर्थता का भाव मिलता है तो ऐसे वाक्यों में क्या भाववाच्य होता है। कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। दूसरी पहचान एक और याद कर लीजिए साथियों, अगर कर्ता के साथ से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कर्ता के साथ से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसका? से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे पदों में भी क्या होता है? प्रायः, ऐसे पदों में भी प्रायः भाववाच्य होता है। क्या? प्रायः भाववाच्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कर्ता क्या है? कर्ता मैंने के कारण मुझ बना कर्ता, यानी इसका पद क्या होगा? मैं, और इसके साथ चिन्ह के रूप में क्या प्रयोग हुआ? से का प्रयोग हुआ, चिन्ह के रूप में से का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर देखिए वाच्य कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाववाच्य। ठीक है, अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कपीस शब्द का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए कपि धन शाह, बी कप्य धन ईश, डी कप धन ईश और डी कपि धन ईश। बहुत सरल सा क्वेश्चन है बेटा, नहीं भी आता है तो मैंने आपको बताया है कि इसके संधि का मतलब खंड करिए, और वो खंड कैसे हो? सार्थक खंड हो। देखो संधि के लिए बहुत, अगर कोई संधि नहीं आ रही और पद का विच्छेद पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, उसको तोड़ते समय ये ध्यान रखना कि उसके खंड कैसे हो? सार्थक हो। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये सा कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं, क्योंकि शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ण है, तो इसको यहाँ से हट गया। इस शब्द होता नहीं है, ईस होता है लेकिन कप शब्द नहीं होता, तो बचा क्या? यहाँ पे एक ही शब्द बचा, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या बना? कपि धन ईस। अब देखो यहाँ पर कपि है, ये वर्तनी की अशुद्धि हो गई। किसकी हो गई? वर्तनी की हो गई। और वर्तनी की बात छोड़ो, अगर यहाँ पे देखो एक विकल्प हम और बनाए, अगर इस एक अच्छा विकल्प हम बना सकते हैं, वो विकल्प क्या बना सकते हैं? देखो ये बना सकते हैं, कपि धन ईश, ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये शब्द तो सही है लेकिन इसकी क्या हुई? वर्तनी अशुद्ध हो गई, वर्तनी अशुद्ध हो गई। तो अब वर्तनी जिसकी शुद्ध होगी वो क्या होगा? कपि धन ईश। अब ये क्या बना? कपि किसका होता है बेटा? कपि मतलब होता है बंदर या वानर, कपि मतलब होता है बंदर या वानर, ईस का मतलब होता है स्वामी, स्वामी या देवता। वानरों का देवता या बंदरों का स्वामी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बेटा बोलते हैं किसका? हनुमान जी का पर्यायवाची है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कल के दिन ही कानपुर का जो एक बहुत चर्चित क्षेत्रीय त्यौहार है वो संपन्न हुआ है, बुढ़वा मंगल का। तो साथियों उस बुढ़वा मंगल के त्यौहार की बीते याद नहीं रहा किसी कारणवश, तो मैं आपको बीते बुढ़वा मंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना कि आप सभी को आपके जो लक्ष्य है, जो सपनों के, उनमें साकार करे, आपको सफलता दिलाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका? कपीश जो है वो हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। बेटा शब्द को तोड़ोगे ना, पक्की बात है तुम्हें पद मिलेगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। और प्रति जब जानते हो ना, प्रति बेटा क्या होता है? प्रति होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और तुमको बहुत अच्छे से मालूम है अगर किसी पद में उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर बेटा अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करें तो देखें, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लैंग्वेज को पकड़िए। क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं? ए अव्यय, बी वचन, सी क्रिया, डी लिंग। तो यहाँ पर देखो सदैव समान रहने का मतलब क्या हुआ? सदैव समान रहने का मतलब बेटा हुआ कि जो अपरिवर्तित रहे। क्या हो? जो अपरिवर्तित रहे, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें परिवर्तन
परिवर्तन ना हो। परिवर्तन को बेटा हम क्या कहते हैं, परिवर्तन को हम विकार भी कहते हैं। और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या आ उपसर्ग लग जाएगा, यानी ये शब्द क्या बना, ये शब्द बना अविकारी। क्या बना, अविकारी। और अविकारी को ही क्या एक अन्य नाम से जाना जाता है बेटा, क्या, उसको बोलते हैं अव्यय। अविकारी को क्या बोलते हैं, अव्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अव्यय हो जाएगा, पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या होता है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए प्रा, बी परि, सी परा, डी प्रति। शब्द को तोड़ोगे तो बेटा यहाँ दो पदों में टूटेगा, प्रतिधनकूल। और उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग पद के पूर्व में प्रयुक्त शब्दांश होता है, यानी ये प्रति क्या बन गया, ये प्रति आपका क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। आंसर हो गया आपका डी, प्रति, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर डी हो गया आपका प्रति। अगले प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थक नहीं है, अंक शब्द का अनेकार्थक। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए निशान, बी गोद, सी संख्या और डी अंश। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अंक शब्द का जो अनेकार्थी नहीं होगा वो होगा ऑप्शन डी अंश। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है बेटा भाग या हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है, भाग या हिस्सा। ठीक है, पक्का। बाकी के तीनों पद जो है वो किसके, ये अंक के अनेकार्थी हैं। अंक का मतलब जानते हो क्या होता है, अंक का मतलब निशान भी होता है, संख्या तो जानते ही हो, संख्या को अंक भी बोलते हैं। और बचा गोद, तो देखो आपको एक यहाँ पे एक पद बताता, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखोगे। एक वाक्यांश होता है बेटा, एक वाक्यांश में होता है जिसको बोलते हैं गोद में सोने वाली नायिका। गोद में सोने, वाक्यांश के लिए बहुत बढ़िया पद है बेटा, या इससे तुमको एक चीज याद भी रहेगा। गोद में सोने वाली नायिका क्या कहलाती है, तो बेटा वो कहलाती है अंकशयनी। क्या कहलाती है, अंकशयनी। ठीक है, शयनी शब्द बना किससे, शयन से बना। शयनी शब्द किससे बना, शयन से बना। और शो कहाँ रही है, वो अंक में रही है। और किसका, अंक का अर्थ यहाँ से क्या मिल गया, गोद मिल गया। तो देखो वाक्यांश भी बहुत अच्छा बन जाएगा आपके लिए। गोद में सोने वाली नायिका अंकशयनी, यानी अंक का मतलब क्या हो गया, अंक का मतलब हो गया गोद। अंक का मतलब क्या हो गया, गोद हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, प्रत्यय रहित है। अब अगर शब्द को देखो, पहला अध्यापक, बी गायिका, सी प्रिया, डी नैतिक। तो यहाँ पर जरा देखो बेटा, तो यहाँ पर अगर देखो ना, तो ये शब्द किससे टूटेगा, ये शब्द टूटेगा अधिधन आपक। ठीक है, अधिधन आपक। इसको तोड़ोगे तो ये शब्द टूटेगा गए धन इका, गए धन इका। बात करोगे, इसको तोड़ोगे तो शब्द टूटेगा प्रिय धन आ, प्रिय धन आ। ठीक है, और इसकी बात करोगे तो बेटा शब्द टूटेगा नीति धन इक, इक प्रत्यय, नीति धन एक, पक्का। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देख लो कि वो प्रत्यय की बात कर रहा है, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है बाद में आने वाले शब्दांश। अब अगर बाद में आने वाले शब्दांश की बात करो तो देखो यहाँ क्या मिल रहा है, इसमें इका मिल रहा है, इसमें आ मिल रहा है, इसमें इक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये पहले आदि मिल रहा है, यानी आदि ये क्या है, आदि उपसर्ग है, आदि क्या है, उपसर्ग है, यानी यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, यानी आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की बात, अगला प्रश्न करते हैं विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। पेपर के दृष्टिकोण से आप लोगों को वास्तव में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2-3 बार हम करा चुके हैं। ठीक है, हमारा देखिए अब आपके सामने ऐसी कई चीजें होंगी, भाई 50 बार हो गई चीजें, तो चीजें अब आपके सामने रिपीट होंगी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जो रिपीट होने वाले प्रश्न है ना, एकदम देखते ही धड़ल्ले से यार इसका आंसर ये है, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, इस कंडीशन में आप आ जाने चाहिए। हर सेट में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन वो रिपीटेड होंगे, जो आपका रिवीजन कराते चले जाएंगे, यानी धीरे धीरे देखिएगा हम लोग इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि वो प्रश्न हम लोगों को रट चुके होंगे। ठीक है, रट चुके होंगे। लगातार आप बस क्या करिए, हमें थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय, और आपका थोड़ा थोड़ा समय आपको पेपरों में इस प्रकार से अंक दिलवा देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे यार ये तो पूरी तैयारी पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए निर्वेद, बी विस्मय, सी क्रोध और डी जुगुप्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुगुप्सा। यहाँ पे बेटा जुगुप्सा की जगह कहीं कहीं घृणा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, घृणा भी मिल सकता है। आपका कार्य क्या है, अब आपका कार्य है ये बाकी के जो 3 दिए हुए हैं, इन 3 के क्या रसों को जा करके चिन्हित करना है, रसों को जा करके चिन्हित करना है कि ये किसके किसके ठीक है रस है। आगे देखो,
जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बुरा भला कहना, बी सत्य बोलना, सी आप्त वचन बोलना और डी शास्त्र सम्मत कहना। तो बेटा जली कटी सुनाने का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? हम कहते हैं कि किसी को बहुत जली कटी मत सुनाया करो, यानी बुरा भला ना कहा करो, बुरा भला ना कर। तो जली कटी का मतलब होता है बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए विपसा, बी पुंडुक्ति, सी विरोधाभास, डी अनुप्रास। देख लो बेटा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये भी रा से प्रारंभ, 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 और बेटा रा क्या है? ये रा है वर्ण, और वर्ण क्या है? बार बार आ रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? वर्णों की आवृत्ति। क्या लिख सकते हैं? वर्णों की आवृत्ति। और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो बेटा उसमें हम क्या कहते हैं? अनुप्रास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुप्रास। यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर पूछे यहीं पर कि अनुप्रास का कौन सा भेद है, ये अच्छा क्वेश्चन बना। अभी तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं थी, अब एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। अनुप्रास का कौन सा भेद है? तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। तो बेटा अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अंतिम होता है बेटा अंत्या। अंतिम होता है अंत्या। ये लिख लिया, ठीक है। ये ध्यान रखेगा, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब इसमें से पूछेगा कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति कितनी? 1 से अधिक बार। 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। कौन सा होता है बेटा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पे लिख लो अनुप्रास तो है ही, पेपर अगर थोड़ा सा अच्छा बना, कठिन बना तो आंसर पूछ लेगा अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो लिख लेना वृत्त्यानुप्रास है। आगे बढ़ो बेटा, आगे क्वेश्चन को देखो। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है, बी अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है, ऑप्शन सी निजी वस्तु की रक्षा करना, और डी बेसहारे का सहारा। अपनी पगड़ी अपने हाथ। पगड़ी का अर्थ बेटा जानते हो क्या होता है? पगड़ी का अर्थ सम्मान से होता है। पगड़ी का अर्थ किससे होता है? सम्मान से होता है, ठीक है। तो अपना सम्मान जो होता है वो अपने हाथ में होता है। इसका आंसर बनेगा अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथों में है, ठीक है। एक कहावत भी इसी के संदर्भ में हम लोग कहते हैं ना कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, है ना। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं, देखिए पद बोला कुछ था, निकल मुंह से कुछ गया। तो इसको दूसरे शब्दों में जब कभी हम लोग कहते हैं तो दूसरे शब्दों में हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसमें ती से निकल गया एकदम, अभी आया था, और देखिए अगर आ जाएगा तो अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में होता है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए पहले तो इस किताब को याद कर लो बेटा। किताब बहुत बेहतरीन किताब है, न भूतो न भविष्यति, ठीक है। वर्तमान के एक शख्स है जिनका नाम नरेंद्र कोहली जी है, ठीक है। तो इन बहुत अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं, ठीक है। हिंदी में ये वर्तमान के जो कुछ चुनिंदा साहित्यकार हैं उनमें बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं नरेंद्र कोहली जी। तो न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी व्यास सम्मान। क्या होगा? बी व्यास सम्मान। मतलब व्यास सम्मान इनको, इनकी जो पुस्तक है, बहुचर्चित पुस्तक है, न भूतो न भविष्यति है। पहली बात तो यही याद कर लेना किसकी है, तो नरेंद्र कोहली जी की। कोहली देखिए आजकल वर्तमान में बहुत चर्चित हैं, आप सभी जानते हो। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नरेंद्र कोहली, ठीक है, नरेंद्र कोहली जी की पुस्तक कौन सी है? तो न भूतो न भविष्यति। अब इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास सम्मान मिला था। और यहीं पर साथियों एक बात नोट कर लीजिए कि अगर व्यास सम्मान मिला था तो किस वर्ष के लिए मिला था? तो वर्ष 2012 के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? वर्ष 2012 में इनको क्या व्यास सम्मान दिया गया था। और अगर बात करें तो ये जो पुस्तक है न भूतो न भविष्यति,
न भविष्यति। अगर इसकी बात करें तो एक प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। यानी इसके केंद्र में किसको, इसका नायक के रूप में किसको दिखाया गया है, स्वामी विवेकानंद को केंद्र में रख करके या उनके जीवन से संबंधित पहलुओं को लेकर के, ठीक है, एक तरीके से उनकी जीवनी के रूप में इस पुस्तक की रचना उन्होंने की है। किसने, नरेंद्र कोहली ने, ठीक है। तो संबंधित पृष्ठ भी आपके लिए हो गए, जिसमें आपको क्या मिला, किस वर्ष मिला, तो 2012, और पुस्तक का संबंध किससे है, स्वामी विवेकानंद से है। अगले प्रश्न को देखो, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 सितंबर 1950। अब देखो क्वेश्चन, देखो हमने बोला क्यों, बढ़िया क्यों हो गया, बढ़िया समझो बस इसलिए हो गया कि दो विकल्प तो हटा फेंक दो, ठीक है। 26 जनवरी आप सब जानते हो क्या हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको हम लोग भारत एक गणतंत्र बना था, इस कारण हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, जिस कारण से इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, भारत का आज़ादी का पर्व। पक्का, ठीक, दो चीज़ें खत्म, इसको हटाइए। अब अगर हम बात करें तो देखो बेटा याद दिया 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950, डेट दोनों की सेम है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग के लिए बढ़िया हो गया कि बेटा अब 49 लगाए कि 50 लगाए। कई बच्चे दुविधा में होते हैं, सर जी 50 लगाते थे, नहीं, आंसर इसका होगा 14 सितंबर 1949। देखो तरीका बता दे रहा हूँ, आज तरीका बता दे रहा हूँ, याद रखना कि 50 नहीं होगा, 49 क्यों होगा, ध्यान रखो। इसका उल्लेख किसमें है, इसका उल्लेख संविधान में है। कब है, किसमें, संविधान में है। और जरा ध्यान रखना, संविधान लागू कब हुआ भारत का, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। यानी देखो कोई चीज़ लागू हो रही है ना, कोई चीज़ अगर लागू हो रही है तो लागू कब होगी, जब वो पूरी हो चुकी होगी। बताओ उसके सारे जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, जो भाग है, उन सब पे विचार होने के बाद जब अंतिम रूप मिल गया होगा, सबकी सहमति बन गई होगी, तब तो उस चीज़ को लागू किया जाएगा। बोलो हाँ, लागू किया गया। अब यदि इसको लागू किया गया तो बताओ क्या राजभाषा को, जो कि संविधान में भाग 17 में उल्लिखित है, भाग 17 के अंतर्गत आती है, जिसको हम राजभाषा के नाम से जानते हैं, 17, ठीक है। भाग 17 का संबंध किससे है, राजभाषा से है। अब अगर संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है और जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि मतलब जिसके अंतर्गत ये हुआ, ये क्या तय हुआ कि 14 सितंबर को हिंदी को क्या किया गया, 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषणा। यहाँ पे एक शब्द और देख लो, बहुत बढ़िया। राजभाषा का मतलब क्या है, राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, संवैधानिक रूप से अगर आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछ देता है, संवैधानिक रूप से पूछे हिंदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, संवैधानिक रूप से, संविधान के रूप में हिंदी का कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। ये कथन जो है ना बेटा, ये कथन गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कथित रूप से तो है, कथित रूप से तो हम बोल देते हैं, लेकिन इसका कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है। हिंदी को संविधान में जानते हो क्या कहा गया है, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है, राजभाषा का। इतनी चीज याद रखना, संविधान में कहीं पर भी हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का मतलब क्या होगा कि सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी, सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी वो क्या होगी, वो हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी, सरकारी कामकाज की भाषा। कभी भी पूछा जाए राजभाषा क्या होती है, बता देना सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है उसे हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटे छोटे, बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके हो गए। अब ध्यान देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि जब ये संविधान में विचार किया जा रहा है, संविधान में बात हो रही है, सब लोग एकमत हो गए, सब लोग एकमत हो गए कि हाँ भैया ठीक है, 14 सितंबर को एक बैठक हुई कोई, उसमें सबने कह दिया कि हिंदी भारत की राजभाषा। भाषा का मतलब कि अब सरकारी कामकाज में किसका प्रयोग होगा, हिंदी का प्रयोग होगा। तो बताओ ये संविधान बनने के बाद हुआ होगा कि पहले हुआ होगा,
बोलो, पहले हुआ होगा? अगर पहले हुआ होगा तो ये तिथि देखो, ये जो है ये संविधान के बाद आई ना, लागू होने के बाद आई, तो ये होगी नहीं, तो पहले कौन सी हो गई? ये वाली हुई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949, एकदम दिमाग में बैठा लो। 50 में लागू हुआ है तो उससे पहले ये काम हुआ होगा, उससे पहले ये काम हुआ होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। जानते हैं किसी को, पहला दिया है, जानते हैं किसी को इस बात को सताया, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। जानते हैं किसी को इस बात को सताया नहीं, नहीं, पढ़ने में ठीक नहीं आ रहा है वाक्य की, ठीक है, वाक्य शुद्धि नहीं है, पदों का क्रम ही अनिश्चित है। दूसरा, जानते हैं इस बात को किसी को सताया न जाए, ये भी लगभग वही है, अंतर क्या है? यहाँ पे है, यहाँ पर है, ये भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये भी हट गया। अब देखो, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया नहीं जाए, थोड़ा सा ठीक है, उन दोनों से तो ठीक ही है। एक विकल्प और देख लेते हैं, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए, ठीक है, तो दोनों वाक्यों को अगर पढ़ोगे तो इस वाक्यों को पढ़ने में तुम्हें मिलेगा कि सामान्य रूप से जो वर्तनी के दृष्टि से या वाक्य के पदों के क्रम के अनुसार, ठीक है, पद क्रम की जिसमें अशुद्धि ना हो, पद संबंधी अशुद्धि ना हो, अगर उस वाक्य का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया। देखो, हम लोग सामान्यतः बोलते हैं किसी को सताया नहीं जाए, नहीं का प्रयोग कम करते, किसी को सताया ना जाए, किसी को सताया ना जाए, तो नहीं की अपेक्षा यहाँ पर ना का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखो, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? ए मात्रिक छंद, बी मुक्तक छंद, सी वार्णिक छंद, और तो वार्णिक छंद 2 बार आ गया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, खत्म का। अब देखो, इस प्रश्न का अगर आंसर नहीं भी आता है तो कितने आसानी से निकाल सकते हो। तुमको सिलेबस मालूम होना चाहिए, तुम्हारे सिलेबस में छंद कौन सा है? तुम्हारे सिलेबस का भाग सिर्फ और सिर्फ क्या है? मात्रिक छंद है। अरे जब सिलेबस में ये है तो इसका पूछने का मतलब ही नहीं, यानी ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? मात्रिक छंद के उदाहरण हो जाएंगे। हाँ, अब बढ़िया क्या है, अगर पूछे कि मात्रिक छंद का कौन सा भेद है, तो ध्यान रखना, दोहा जो है बेटा, दोहा जो है वो कैसा है? दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक है। क्या है? अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। और बात करें अगर किसकी? चौपाई की, तो चौपाई बेटा क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, पक्का ये ध्यान रखना। सममात्रिक का मतलब क्या हुआ? सममात्रिक का हुआ सभी चरण समान, सभी चरण समान, सभी चरण समान। और अर्ध सममात्रिक की बात करें तो बेटा आधे चरण समान, आधे चरण समान, ठीक है, आधे चरण समान, पक्का। चलो आगे बढ़े, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब आया बेटा पैसेज का हमारा क्वेश्चन, तो पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसके प्रश्नों को निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं आपके सामने पैसेज की रीडिंग एक बार लगा देता हूँ, आपको पैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। पैसेज क्या कह रहा है? आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गर्हित ठहराया जाने लगा है। गर्हित, थोड़ा सा गर्वित कर लो इसको, शब्द गर्वित कर लो इसको, गर्वित ठहराया जाने लगा है। समता का ही अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया, समता का भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना विकास तो उचित ही नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास ही नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था को दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में हो रही है, पुरातन के संशोधन में पूरे। वास्तव में देखो बेटा, वास्तव में देखो तो यहाँ पर जो पूरा पैसेज की जो थीम रही है, पैसेज की थीम क्या रही है? ये कंपैरिजन के भाव में रहा है। मानव मूल्य केंद्र में तो यही है, केंद्र में तो यही है। अब अंतर क्या है? तो मानव मूल्यों का पूरे पैसेज को, जो थीम को देखो ना, मैं ओवरऑल थीम बता दे रहा हूं। तो मानव मूल्य को जब देखा गया तो यहाँ पे कंपैरिजन के भाव में, ठीक है, तुलनात्मक भाव देखा गया है। एक पुरातन मानव मूल्य और एक आधुनिक या नवीनतम मानव मूल्यों में। और यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो मानव के मूल्य वर्तमान में परिवर्तित हो रहे हैं, क्या ये पूरी तरीके से
पूरी तरीके से नए आयामों के साथ स्थापित हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनका पुराने मूल्यों से कुछ ना कुछ संबंध है भी कि नहीं है। तो पैसेज के भाव में पूरा ये है कि मानव मूल्य को केंद्र में रख करके उन मूल्यों पर विचार किया गया है कि पुरातन मानव मूल्य क्या नवीन मूल्यों से अंतर संबंधित हैं या उनसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब इसको केंद्र में रखते हुए आइए हम पैसेज को देखते हैं और फिर अपने प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो पैसेज क्या कह रहा है? विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। ठीक है, देखो ये कह तो रहा है ना, चिंतन प्रक्रिया पर विज्ञान ने, पहली लाइन है, गहरा प्रभाव डाला। कैसे? आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा से ही परंपरागत, यानी विज्ञान ने क्या, देखो पुराने मानव मूल्य जो थे वो उसके केंद्र में क्या था? जब देखो पुरातन मानव मूल्यों का केंद्र क्या था? वहां श्रद्धा था, श्रद्धा और क्या था बेटा? आस्था थी। ठीक है, एक श्रद्धा का मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, आस्था, बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया हमने उसको मान लिया बिना किसी उसके, ठीक है, उन्होंने कह दिया, ठीक है। वो कहावत नहीं कही थी कि किसी ने कहा कि कौआ कान ले गया, तो हम कान नहीं देखे, हम बस उसकी बात पे विश्वास कर लिए कि हाँ ठीक है कौआ कान ले गया। तो ये पुराने समय में इस तरीके की, किसी ने कोई एक बात कही थी कि भैया हमने वहाँ भूत देखा था, तो हमने हाँ भूत देखा था, उसने कहा हाँ भूत होते हैं, कहा हमने देखा था, हमने नहीं देखा लेकिन उसने कहा हमने देखा है, एक कहानी कर दी तो हमने मान लिया हाँ भूत होते हैं। तो पहले क्या था? पहले इस प्रकार से क्या था, मतलब आस्था, श्रद्धा, ठीक है, बड़ों ने कोई बात कह दी तो उसका हमने मान रख लिया कि हाँ ठीक है ऐसा होता हो। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति ने क्या किया? वैज्ञानिक पद्धति ने क्या तर्क पर आधारित कर दिया। ठीक है, चिंतन की जो प्रक्रिया है वो तार्किक हो गई। ठीक है, तार्किक हो गई और बुद्धि का प्रयोग, अपने बुद्धि, या बुद्धि का संदर्भ विवेक से है कि हम किसी की बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम खुद उसको अपने सामने देख लें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तार्किक होना ही चाहिए व्यक्ति को। देखिए तर्क एक अच्छी प्रक्रिया है, बशर्ते वो तर्क आपका कुतर्क ना हो जाए। ठीक है, कुतर्की से आप नहीं जी सकते हो। आपको कोई कुतर्की मिल जाए, हाथ जोड़ो, भैया ठीक, आप ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें करेगा तो आप अपना वो क्यों समय बर्बाद करोगे। लेकिन हाँ कोई तार्किकता पे बात कर रहा हो तो वो ठीक है, दिमाग को क्या करेगा? आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपकी समझ को विकसित करने का कार्य करेगा। समझ रहे हो? तो वर्तमान जो आधुनिक पीढ़ी है उसमें इसका स्थान कौन ले रहा है? बुद्धि और तर्क ले रहे हैं। अब यहाँ से देख लो ये क्या कह रहा है? विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभाव डाला? देख लो, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे। देख लो, ये पहले ही दिख ही गया ना, तर्क और बुद्धि पर कसने लगे, और हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्य से उठ गया ना। ऐसा नहीं है, अगर देखोगे ना बेटा ये क्यों नहीं है, तो जरा यहाँ पे देखो आखिरी में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य व्यवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन, कम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पुरानी चीज़ों को एकदम से नहीं छोड़ा है। जड़ों को पकड़ करके देखो, पुरानी सारी चीज़ें गलत तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत प्राचीन काल में भारत ने एक विशेषण, एक उपमा, एक संज्ञा प्राप्त की है। भारत विश्व गुरु का कहलाया है, विश्व गुरु, विश्व को नेतृत्व दिया। नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी क्या क्या यूनिवर्सिटियां रही हैं भारत में। ठीक है, विश्वविद्यालय, जब देश पढ़ना मतलब पूरे विश्व को क्या कहते हैं, एक तरीके से पढ़ना नहीं आता था उस समय भारत में स्नातक के क्या कोर्स हुआ करते थे। ठीक है, स्नातक का पाठ्यक्रम हुआ करता था, पूरा विश्व भारत से सीखने आया करता था। तो उन पुरानी चीज़ों को जो मूल में है उनको क्या है, उनको छोड़ा नहीं है। उन्हीं में कुछ ना कुछ नवीनता ला करके, परिवर्तन करके हम लोग नई चीज़ों को आगे ला रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट तो हो नहीं सकता, हमारी सोच भौतिकतावादी बन गई। इसका ये पूरे पैसेज में कहीं उल्लेख नहीं है भौतिकतावादी का। हम पूर्णतः आर्ट पर केंद्रित हो गए, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 17 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ? देखो, हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं,
दूसरा, हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। तीसरा, अब हम अपने ग्राम से ही नहीं चिपटे रहना चाहते, अपितु विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। और चौथा, विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। अधिक नहीं तो बेटा देखो यहाँ पे वैज्ञानिक चिंतन में परिवर्तन क्या हुआ है। वैज्ञानिक चिंतन से देखो, वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियों को कम कर दिया है, ठीक है, उससे मानव के में अंतर घटा है। तो जो ठीक है, जो भौतिक दूरियां थी, ठीक है, भौतिक रूप से जो देश बहुत दूर दूर थे, उसने क्या किया, दूरियों को कम कर दिया है, ठीक है। और क्या देखो, अब क्या ग्राम या समाज जो था वो विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर अधिक बल दिया जाने लगा है। देखो पूरा है, विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। देखो विश्वव्यापी या विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का एकदम सेकंड आंसर ही इसका सीधे सीधे पैसेज में दिखाई दे गया। इसका आंसर हो गया, ठीक है। कहाँ पे है वो भी मैंने दिखा दिया। 20वां देखो, 19वां क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो कौन कौन से नए मूल्य हैं, तो यहाँ पर देखो कहीं पे होगा अधिगर्भित है, इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु अधिकांश संशोधन में ही रही है, ठीक है। देखिए बेटा, इसका पहला आंसर क्या है, विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया है। सी, मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया है। और डी, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। अब जरा देखो इसका बेटा आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर देखो, आस्था परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जो दूरियां कम, उससे मानव में अंतर घटा है, ठीक है, जिससे कई पुराने मूल्यों को नए आयाम मिले हैं। छोटे से ग्राम परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयवाद पर अधिक बल दिया जाने लगा। युद्ध पहले से अधिक गर्वित ठहरा, अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। इसलिए यह कहना विकास तो उचित ही नहीं जान पाता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, कोई मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका। देखो बेटा, इसका आंसर अगर ले सकोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो विज्ञान ने नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया। किसमें सहयोग दिया है, तो यहाँ पर देखोगे ना, तो नए मूल्यों के निर्माण में किसमें सहयोग दिया है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर, देखो यहाँ पर दिखा है, मानव के अंतर को घटा दिया। अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब यहाँ भेदभाव से है। अंतर का मतलब किससे है, भेदभाव से। अंतर को मिटा दिया है और समता के धरातल पर ला खड़ा किया है। और जब भेद यानी उनके मध्य का क्या जो अंतर है वो समाप्त होगा, तो दोनों लोग क्या होंगे, एक ही समतल पर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के अंदर समानता का भाव विकसित होगा। तो इसका उपयुक्त आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि समता के भाव का क्या किया है, अंतर को घटाया है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की दूरियां कम की है और उनको घटाए, तो जो उनके बीच में क्या है, समता का भाव है, वो क्या हुआ, समता का भी अधिक, देखो यहाँ पे आ गया, देखो ठीक है, समता का भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गया है। समता का मतलब क्या है, लोग एक दूसरे से क्या, समानता का भाव, ये यहाँ पर मिला समता का, ठीक है। तो यहाँ पर समता का भाव लोगों के मन में विकसित हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं? नहीं, ये तो हमने देखो पहले ही मैं बता दिया था। देखिए, अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही है। बिल्कुल, देखो यहीं से मिल गया आंसर। तो इसका आंसर देखो क्या है, पहली बात तो नहीं वाला आंसर होगा, नहीं, ठीक है, यानी आज के जो नवीन मूल्य हैं वो पूर्ण तरीके से नवनिर्मित नहीं है, बल्कि पुरानों में संशोधन मात्र है। तो इसका आंसर सीधे सीधे भैया दिख रहा है, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया पैसेज के साथ हम लोग बढ़े हैं। उपयुक्त गद्य का अवतरण, उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विज्ञान का महत्व, बी मूल्य चिंतन। देखो विज्ञान एक चिंतन प्रक्रिया के अंग के रूप में है, सिर्फ विज्ञान का ही महत्व नहीं दिया गया है, चिंतन प्रक्रिया के अंग के रूप में विज्ञान ने विकास किया है, उसको शामिल किया गया। लेकिन और भी अन्य भी तत्व है, जैसे समता का भाव है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बाकी चीजें भी है। तो आंसर देखो इसका पहले हम देख लें, ऑप्शन ए विज्ञान का महत्व, बी मूल्य चिंतन, सी पुरातन मूल्यों का महत्व और डी अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। नहीं, तो देखो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना भी नहीं है, वो दिया है, पुरातन मूल्यों का महत्व है तो, लेकिन उनका स्थान क्या
नए मूल्य ले रहे हैं, आधुनिक मूल्य ले रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और सिर्फ विज्ञान के महत्व को प्रकाशित नहीं किया गया है, और भी बहुत से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है, पुरातन मूल्यों का महत्व है, समता की भावना, इन सब का भी है। तो इसका बेटा उपयुक्त आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मूल्यों का चिंतन या मानव मूल्य चिंतन। हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका आंसर के रूप में क्या मिलेगा, मूल्य चिंतन इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को अगर देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इधर अष्टछाप का संबंध किससे है? अष्टछाप का संबंध बेटा कृष्णमार्गी शाखा से है। किससे है? कृष्णमार्गी शाखा से। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास और डी रैदास। तो इसका आंसर तो होगा बेटा डी रैदास। अब कुछ प्रश्न देख लो, तो बेटा अष्टछाप का जहाज, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये उपमा ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछी गई है। अष्टछाप का जहाज की उपमा किसे दी गई है? तो सूरदास को दी गई है। दूसरा, अष्टछाप की स्थापना किसने की? या अष्टछाप जो 8 कवियों का संघ है, वो बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? स्थापना करने वाले व्यक्ति, तो ध्यान रखना बेटा, वो व्यक्ति थे विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ। और ध्यान रखना, विट्ठलनाथ की अगर बात करें तो विट्ठलनाथ कौन थे? तो बेटा ये थे वल्लभाचार्य के पुत्र। किसके? वल्लभाचार्य के पुत्र। और देखो बेटा, अष्टछाप की अगर बात करें तो अष्टछाप जो बना वो कैसे बना? तो ध्यान रखना, अष्टछाप जो है बेटा, अष्टछाप 4 शिष्य किसके? वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य किसके? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके? 4 शिष्य विट्ठलनाथ के मिलाकर के। 4 शिष्य किसके? विट्ठलनाथ के मिलाकर के इस अष्टछाप की स्थापना हुई है। यानी अष्टछाप का मतलब क्या हुआ? कभी कोई पूछे अष्टछाप का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना, अष्टछाप का मतलब 8 कवियों का, 8 कृष्ण कवियों का संघ, 8 कृष्ण कवियों का संघ, ये अष्टछाप कहलाता है। कवियों का संघ को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना, 8 कवियों के संघ को। तो इसके संबंधित प्रश्न भी हमने आपको दे दिए। अगला देखो, 24वां, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। अभिनव जयदेव, ए चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी पुष्पदंत और डी जगने। तो आदिकाल का अभिनव जयदेव बेटा लिख लो, आदिकाल का अभिनव जयदेव की उपमा दी गई है विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। विद्यापति को एक और देख लो बेटा, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा भी दी गई है। क्या बोला गया है? मैथिल कोकिल, यानी कोकिल मतलब मैथिल भाषा की कोयल, मैथिल भाषा की कोयल की उपमा किसको दी गई है? विद्यापति को दी गई है। ठीक है, विद्या, इनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है, याद रखना, पेपर में कई बार पूछी गई है, कीर्तिलता। याद रखना, कीर्तिलता पूछा जाए किसकी पुस्तक है, तो याद रखना कीर्तिलता विद्यापति की पुस्तक है। किसकी है? विद्यापति की पुस्तक है। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 3। अरे क्या विकल्प बनाया यार, विकल्प तो ठीक से बना दिया करें। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा पुल्लिंग, एक हो जाएगा क्या? पुल्लिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, पक्का। चलो, तो ये आंसर आपका हो गया। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? अब ये क्वेश्चन भी देखिए, रिपीट क्वेश्चन है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि अगर आपको याद हो कि विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो मेरे बच्चों कमेंट में लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना। हम जान लेंगे कि हमारे वीडियो को हमारे कितने प्रिय छात्रों के द्वारा अंत तक देखा गया है, अंत तक देखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज की चर्चा को हम यहाँ पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के जो हमारे प्रश्न थे, उन पे हमने क्या क्या व्याख्या और उन पे जो डिस्कशन हो सकता है उसको यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। और इसी के साथ साथियों एक बार पुनः जो हम लोगों की 50वीं क्लास थी, 50 अंक 50 दिन, ठीक है, हमारे और आपके
सहयोग के, हमारे और आपके संवाद के जो आज पूर्ण हुए हैं, उसके मौके पर मैं आप सभी को मतलब दिल की मतलब अतल गहराइयों से, ठीक है, बहुत इसके हम बोल सकते हैं बॉटम ऑफ माय हार्ट, ठीक है, अतल गहराइयों से आपका क्या वंदन करता हूँ। आप सभी को आशीष, शुभकामनाएं, ठीक है, कि आप सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और परीक्षा में सफल होवें। इस आशीष के साथ हम अपने आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद।